नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश में जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी की बारी है। आज हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के बीच 36 का आंकड़ा क्यों है और मुख्तार अंसारी को क्यों ऐसा लगता है कि उसका अंत भी अतीक जैसा होगा। योगी आदित्यनाथ का वर्ष 2007 का एक वीडियो आजकल बहुत वायरल है, जिसमें वो लोकसभा में अपनी सुरक्षा और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर बहुत भावुक हो गए थे और रोने लगे थे। ये वीडियो आपने अब तक देख लिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय योगी आदित्यनाथ को किसने रुलाया था और क्या वर्ष 2008 में मुख्तार अंसारी ने ही योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला करवाया था। इसके बाद हम आपको लाइफ इन अ मेट्रो दिखाएंगे। मेट्रो रेल हमारे बड़े बड़े शहरों की लाइफ लाइन है, लेकिन मेट्रो में अश्लील हरकतों के मामले अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मेट्रो हमारे यातायात के लिए बनी थी और अब ये रोमांस और रील्स का अड्डा बनती जा रही है। अश्लीलता की इन घटनाओं को देखकर बहुत सारे लोगों को असहज होना पड़ता है। आज हम आपको देश की मेट्रो लाइन की इस नई समस्या के बारे में बताएंगे। और आज कर्नाटक में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ऐलान किया है कि अगर फिर से उनकी सरकार बनी तो वो राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। और आज हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है। लेकिन इस विश्लेषण से पहले चलते हैं सना के पास, जो आपको दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगी। थैंक यू सुधीर। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और मुफ्त वाले कई वादों के साथ समान नागरिक कानून का भी वादा किया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि जितना पूरा किया जा सकता है पार्टी ने उतना ही वादा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हावेरी में रोड शो किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी रैली की और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खरगे ने पीएम मोदी को नालायक कहा तो बीजेपी ने कहा कि ये कांग्रेस की भ्रष्ट मानसिकता है। यूपी में निकाय चुनाव के लिए प्रचार पूरी रफ्तार में है। सीएम योगी ने वाराणसी और जौनपुर से लेकर प्रतापगढ़ तक रैलियां की और सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। बीजेपी ने पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव में 350 से ज्यादा पसमानदा मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेला है। वाराणसी, गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ मेट्रो में सफर किया। आज तक से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने योगी सरकार के विकास के दावों पर सवाल उठाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। बीजेपी ने केजरीवाल के घर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल ने अपने घर को फिर से बनाने और सजावट में 45 करोड़ खर्च किए। बीजेपी के आरोपों के जवाब में आम आदमी पार्टी पीएम मोदी के खर्चों का हिसाब मांग रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने अपने बंगले का दरवाजा खोलने की बात की थी। राघव चड्ढा ने कहा कि देखते हैं उपराज्यपाल मीडिया के लिए दरवाजा खोलते हैं या नहीं। अगर मीडिया को एंट्री मिल जाती है तो मैं भी पीछे पीछे आ जाऊंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका को वापस कर दिया है। अदालत ने मथुरा के जिला जज को पूरे मामले की नए सिरे से सुनवाई के आदेश दिए हैं। दरअसल मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से एक केस दाखिल किया गया था और भगवान श्री कृष्ण की 13 एकड़ से ज्यादा जमीन मुक्त कराने की मांग की गई थी। इसी याचिका के खिलाफ शाही ईदगाह पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने तलाक को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर पति पत्नी के रिश्ते टूट चुके हों और सुलह की गुंजाइश ही न बची हो तो भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत बिना फैमिली कोर्ट भेजे तलाक को मंजूरी दी जा सकती है। इसके लिए 6 महीने का इंतजार जरूरी नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि वो सारे फैक्टर तय किए गए हैं जिनके आधार पर शादी को सुलह की संभावना से परे माना जा सकेगा। इसके साथ ही कोर्ट यह भी तय करेगा कि पति पत्नी के बीच बराबरी कैसे रहेगी। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक का गैंग हर एक किरदार के लिए खास कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था। अतीक के लिए बड़े मियां और अशरफ के लिए छोटे मियां कोड का इस्तेमाल किया जा रहा था। उधर पुलिस 4 दिनों पहले अतीक की फरार बेगम शाइस्ता के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी महिलाओं के सामने आने के लिए मस्जिद से ऐलान किया गया।
इसके बाद बड़ी तादाद में बुर्के वाली महिलाओं ने पुलिस का रास्ता रोक दिया। इस बीच ये जानकारी सामने आई है कि उमेश पाल हत्याकांड के लिए हथियार गुड्डू मुस्लिम ने ही मंगवाए थे। नाबालिग छात्रा से बलात्कार करने वाले आसाराम को जोधपुर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में जमानत दे दी है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में आसाराम की ओर से जोधपुर सेंट्रल जेल की डिस्पेंसरी का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया था, जिसमें आसाराम की कई गंभीर बीमारियों का जिक्र था। इस सर्टिफिकेट की सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाई तो मामला फर्जी निकला। आसाराम बलात्कार के मामले में आजीवन कैद की सजा काट रहा है, इसलिए वो जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सड़क पर पानी जमा होने की वजह से लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। इस बीच लखनऊ से लेकर देहरादून तक से बारिश की तस्वीरें सामने आई। उधर उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में सुबह से बर्फ की बरसात ने श्रद्धालुओं के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है। 3 मई तक केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुनवाई 8 मई को होगी। 29 अप्रैल को जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने पूर्व सांसद की रिहाई को चुनौती दी थी। उनकी ओर से दायर याचिका में आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की गई थी। बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव किया था। इसके बाद आनंद मोहन सिंह 27 अप्रैल को सहरसा जेल से रिहा हुए थे। इस बीच बिहार में अनंत सिंह और प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग उठने लगी है। दोनों के समर्थन में पटना में पोस्टर लगाए गए हैं। आज हमारी जो पहली खबर है वो उत्तर प्रदेश के दर्शकों के लिए है और पूरे देश के दर्शकों के लिए भी है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में जो सवाल सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं वो ये कि क्या अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी की बारी है। आज हम आपको ये बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के बीच 36 का आंकड़ा क्यों है और मुख्तार अंसारी को अब ऐसा क्यों लगने लगा है कि उसका अंत भी अतीक अहमद जैसा ही होगा। आज मुख्तार अंसारी की पत्नी, जिसका नाम है अफशा अंसारी, उनकी तलाश में मऊ और गाजीपुर जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई ठिकानों पर छापे मारे हैं और इस दौरान पुलिस ने कुछ घरों की तलाशी भी ली। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अब मुख्तार अंसारी की पत्नी पर इनाम की रकम 50 से बढ़ाकर 75,000 कर दी है और उसके खिलाफ जमीनों पर अवैध कब्जे के एक मामले में लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। और अफशा अंसारी पर यह आरोप है कि वो मुख्तार अंसारी की गैंग को ऑपरेट कर रही थी और वो मुख्तार अंसारी के तमाम अपराधों में पूरी तरह शामिल थी। तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बीच में एक कॉमन जो बात है वो ये कि इन दोनों की पत्नियां इनके गैंग को ऑपरेट करती थी और अपराध में उनकी बराबर की हिस्सेदारी होती थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस अतीक अहमद की पत्नी को भी ढूंढ रही है और मुख्तार अंसारी की पत्नी को भी इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस चारों तरफ ढूंढ रही है और उस पर 75,000 रुपए का इनाम है। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी के भाई और बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता अब से कुछ देर पहले रद्द हो गई है, क्योंकि उसे अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में दोषी माना और 4 साल कैद की सजा सुनाई है और इसी मामले में मुख्तार अंसारी को भी 10 साल जेल की सजा हुई है। यानी अतीक अहमद के परिवार की तरह आज मुख्तार अंसारी, उसका भाई और उसका बेटा जेल में है और अतीक अहमद की तरह ही मुख्तार अंसारी की पत्नी इस समय फरार है और मुख्तार अंसारी को डर है कि उसका अंत भी अतीक अहमद जैसा ही हो सकता है। आज हम आपको सत्ता की वो सीढ़ियां दिखाएंगे जिन पर पैर रखकर मुख्तार अंसारी अपराध की नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचता चला गया और एक बहुत बड़ा माफिया बन गया। लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो हम दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो वैसे तो आप देख चुके होंगे, लेकिन आज इसे एक नए नजरिए से, एक नए दृष्टिकोण से आप देखिएगा। ये वर्ष 2007 का वीडियो है जिसमें वो लोकसभा में अपनी सुरक्षा और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर बहुत भावुक हो गए थे और रोने लगे थे। ये वीडियो आपने अब तक जरूर देख लिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय योगी आदित्यनाथ को किसने रुलाया था? वो इतने भावुक क्यों हुए थे? ऐसा क्या उनके साथ हुआ
कि वो लोकसभा में फूट फूट कर रोने लगे थे। और क्या वर्ष 2008 में मुख्तार अंसारी ने ही योगी आदित्यनाथ पर एक जानलेवा हमला करवाया था? हम आपको आज इन सभी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आप योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये एक लैंडमार्क वीडियो है। इस वीडियो के साथ ही असल में ये कहानी शुरू होती है। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन योगी जी we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। महोदय, पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। ये वीडियो आपने अब तक कम से कम एक बार तो देख ही लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने तो कई कई बार देख लिया होगा। आपके सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ये लगातार आप तक पहुंचा होगा। पूरे देश में लोग इसे देख चुके हैं और आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ वर्ष 2007 में तीसरी बार के लोकसभा सांसद थे, तीसरी बार चुनकर आए थे, लेकिन तब भी वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वो सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई लोग हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं। और जो भी वो कह रहे थे वो आपने देख लिया, क्योंकि वो लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे थे, इसलिए कोई तो है जो योगी आदित्यनाथ को परेशान कर रहा था। अब वीडियो देखने के बाद कभी आपने ये सोचा कि योगी आदित्यनाथ को रुलाने वाला कौन था? आखिर ऐसी नौबत कैसे आई कि वो इतने भावुक हो गए? इसलिए आज आपको हम विस्तार से वर्ष 2007 की उस घटना के बारे में बताएंगे जिसका जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ लोकसभा में इतने भावुक हुए थे और रोने लगे थे, क्योंकि इस घटना के बारे में देश के लोगों को नहीं पता होगा। अब ध्यान से आप सुनिए। यह बात है जनवरी 2007 की, जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी और इस हिंसा के बाद गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया था और वो पूरे 11 दिन तक गोरखपुर की जेल में बंद थे। बड़ी बात जो आपको सुननी है वो ये कि 11 दिन तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की जेल में बंद थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। गोरखपुर में यह सांप्रदायिक हिंसा इसलिए हुई थी क्योंकि वहां मुहर्रम के एक जुलूस के दौरान एक हिंदू समुदाय के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और इस व्यक्ति का नाम था राजकुमार। यह व्यक्ति मुहर्रम के जुलूस में कैसे शामिल हुआ, इसे लेकर अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन इन सभी कहानियों में इस बात का जिक्र जरूर मिलता है कि जब राजकुमार का नाम का यह व्यक्ति मुहर्रम के जुलूस में शामिल हुआ तब पुलिस ने इसे अपनी हिरासत में लेकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन बाद में जुलूस में शामिल उग्र भीड़ ने इस व्यक्ति को गाड़ी से बाहर घसीट लिया और फिर पीट पीट कर सबके सामने खुलेआम इस व्यक्ति की हत्या कर दी। इस घटना के बाद गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और जब योगी आदित्यनाथ को इन दंगों के बारे में पता चला तो उन्होंने गोरखपुर में धरना देने का ऐलान किया, विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया और उस समय उन पर एक नफरती भाषण देने का आरोप लगा। हालांकि इस घटना के दौरान योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद नहीं थे, उनका ऐसा कहना है। वो उस समय कुशीनगर में थे और धरना देने के लिए सड़क मार्ग से अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर लौट रहे थे
और जैसे ही उन्होंने गोरखपुर में प्रवेश किया उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निर्देश पर हुई थी। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उन पर जिले की शांति भंग करने का आरोप लगाया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा थी, क्योंकि उस समय वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे और राज्य के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को ऐसा लग रहा था कि अगर वो योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी करवा देते हैं, उन्हें जेल में डाल देते हैं, तो उससे मुस्लिम समुदाय खुश हो जाएगा और ये तुष्टीकरण उन्हें चुनावों में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के वोट दिला देगी। इसी दूषित राजनीति की वजह से योगी आदित्यनाथ को तब गिरफ्तार कर लिया गया और 11 दिन तक जेल में रखा गया। और बड़ी बात यह है कि जिस जगह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था वहां से गोरखपुर जेल लगभग 5 किलोमीटर दूर थी, लेकिन ये 5 किलोमीटर का रास्ता तय करने में पुलिस को तब 7 से 8 घंटे लग गए थे। और इस दौरान योगी आदित्यनाथ को डराने की बहुत कोशिशें की गई और उन्हें प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया। इसी घटना के बाद जब वो संसद को जानकारी दे रहे थे तो उनका आक्रोश आंसुओं के जरिए पूरे देश ने देखा था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय लोकसभा में ज्यादातर पार्टियों ने उनका ही समर्थन किया था, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो। और ये कहा था इन तमाम राजनीतिक दलों ने कि एक सांसद को इस तरह गैर कानूनी तरीके से जेल में डालना अनुचित है और असंवैधानिक है। लेकिन यह हुआ और यह इसलिए हुआ क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार को उस समय मुसलमानों की वोटों की चिंता थी और उन्हें लगता था कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ भगवा पहनने वाले एक हिंदूवादी नेता हैं, अगर उन्हें जेल में डाला जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, तो उससे उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम वोटर है वो खुश हो जाएगा। और इस तरह से उन्हें 11 दिन जेल में रखा गया। वर्ष 2002 में जब योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया था, उस समय वो पूर्वांचल में हिंदू समुदाय के बीच बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे और इस लोकप्रियता की वजह से अलग अलग सरकारों में उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत बहुत दबाने की कोशिश की गई। वो हिंदू राजनीति के पोस्टर बॉय बन चुके थे, हिंदुओं के पोस्टर बॉय बन चुके थे। इसलिए किसी भी पार्टी को अगर मुसलमानों को खुश करना होता था तो वो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को पकड़ता था, उनका अपमान करता था, उन्हें डराता था, धमकाता था, ताकि दूसरा जो पक्ष है वो खुश हो जाए। हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक रूप से इतना परेशान किया जा रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश में माफिया अपराधियों को खुली छूट मिली हुई थी। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे, इधर उधर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था। दूसरी तरफ कुछ ऐसे अपराधी थे, माफिया थे, जो लगातार ऊपर उठ रहे थे। और इन अपराधियों में तब अतीक अहमद के अलावा एक नाम और था और उसका नाम है मुख्तार अंसारी। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद यह पता ही नहीं होगा कि मुख्तार अंसारी अतीक अहमद से भी बड़ा और कुख्यात अपराधी है और इस माफिया को भी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में खुलकर राजनीतिक संरक्षण दिया गया। और एक जमाने में मुख्तार अंसारी ने योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला कराने की साजिश भी रची थी, ऐसे आरोप है। यह बात है वर्ष 2008 की। अब आपको यह बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के बीच 36 का आंकड़ा क्यों है और क्यों मुख्तार अंसारी इस समय इतना डरा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि उसने 2008 में योगी आदित्यनाथ के साथ क्या किया था और अब योगी आदित्यनाथ शायद उस बात को भूले नहीं होंगे। यह बात है वर्ष 2008 की, जब गुजरात के अहमदाबाद में सीरियल बम धमाके हुए थे और इन बम धमाकों के बाद कुछ संदिग्धों को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। उस समय योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर बहुत दुखी थे और उन्होंने आजमगढ़ में एक आतंक विरोधी रैली करने का ऐलान किया। और इस रैली में शामिल होने के लिए वो जिस काफिले से गोरखपुर से आजमगढ़ आ रहे थे उसमें 100 से ज्यादा गाड़ियां थीं और सैकड़ों मोटरसाइकिल उस समय चल रही थीं। ये बहुत बड़ा काफिला था और ये रैली करने के लिए जा रहे थे आतंकवाद के खिलाफ आजमगढ़ में। लेकिन इसी दौरान रास्ते में उनके काफिले पर मुख्तार अंसारी के लोगों ने पथराव कर दिया और इस काफिले में
7वें नंबर पर जो गाड़ी चल रही थी और जिस गाड़ी में योगी आदित्यनाथ के होने की खबर थी, उस पर अचानक गोलीबारी शुरू हो गई और इसके बाद वहां काफी तनाव पैदा हो गया। बड़ी बात यह है कि इस हमले में योगी आदित्यनाथ की जान इसलिए बच गई क्योंकि इस यात्रा के दौरान जब वो चाय पीने के लिए एक जगह पर रुके, तब उन्होंने बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी बदल दी। हालांकि अगर तब उन्होंने ऐसा न किया होता तो उस हमले में कुछ भी हो सकता था और हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ आज जिंदा ही ना होते, क्योंकि उनकी गाड़ी पर, जिस गाड़ी में वो पहले चल रहे थे, उस पर हमला किया गया। लेकिन उन्होंने बीच में क्योंकि अपनी गाड़ी बदल ली थी, इसलिए वो बच गए। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी पर यह हमला कराने का आरोप लगाया, लेकिन दुख की बात यह है कि मुख्तार अंसारी को इस हमले के लिए आज तक कोई सजा नहीं हुई, बल्कि उसे इनाम में लोकसभा चुनाव का टिकट देकर सम्मानित किया गया। अब आगे बढ़ने से पहले आप खुद सोचिए कि मुख्तार अंसारी जैसा व्यक्ति जब लोकसभा की टिकट पाता है, चुनाव लड़ता है और जब जीत जाता है, तो उसमें लोकतंत्र की जीत होती है या लोकतंत्र की हार होती है। असल में मुस्लिम वोट बैंक की सोशल इंजीनियरिंग के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने दो कुख्यात अपराधियों को माफिया से बहुत बड़ा नेता बना दिया। इनमें समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को खुलकर राजनीतिक संरक्षण दिया और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने उसके मुकाबले में मुख्तार अंसारी को राजनीति के मैदान में उतार दिया। तो ये दो बड़े गैंगस्टर, दो बड़े अपराधी, दो बड़े माफिया जिनका उदय एक साथ हो रहा था, दोनों ही नेता बनना चाहते थे और नेता बन भी गए। एक को बनाया समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव ने, दूसरे को बनाया मायावती ने। वर्ष 1996 में जब अतीक अहमद ने पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसी समय मुख्तार अंसारी की भी राजनीति में एंट्री हुई और मुख्तार अंसारी को राजनीति में लाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं मायावती थी। मायावती की पार्टी ने ही वर्ष 1996 में मुख्तार अंसारी को विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया और इस तरह मुख्तार अंसारी ने चुनाव जीतकर वो अपराधी से नेता बन गया और इसके बाद वो भारत के लोकतंत्र में मौजूद खामियों का लगातार फायदा उठाता चला गया। वर्ष 2008 में जब उसने योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला करवाया तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि तब तक राज्य में मायावती की सरकार आ चुकी थी, मायावती मुख्यमंत्री थी और शायद मायावती ने मुख्तार अंसारी को इस हमले का इनाम लोकसभा चुनाव के टिकट के रूप में दिया। वर्ष 2009 में मुख्तार अंसारी ने वाराणसी संसदीय क्षेत्र से बीएसपी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इन चुनावों में वो बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी से सिर्फ 18,000 वोटों से हार गया। यानी अगर उस समय मुख्तार अंसारी को ये 18,000 वोट और मिल जाते तो वो भी अतीक अहमद की तरह कुख्यात अपराधी होते हुए भी देश की संसद में बैठता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि इस दौरान मुख्तार अंसारी विधानसभा चुनाव में लगातार जीतता रहा और वो कुल 5 बार विधायक बना। इसके अलावा मुख्तार अंसारी ने कौमी एकता दल नाम की एक पार्टी बनाई, जिसके साथ गठबंधन करने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही बेताब थी। वर्ष 2016 में जब पारिवारिक मतभेदों की वजह से गठबंधन के बाद भी मुख्तार अंसारी की पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ, तो मायावती ने उसकी मदद की और 2017 में मुख्तार अंसारी का पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में हो गया। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि मुख्तार अंसारी वर्ष 2009 से लगातार जेल में बंद है। 2009 से लगातार जेल में है। उसके खिलाफ 60 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद मुख्तार अंसारी जेल के अंदर रहते हुए 2 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुका है और आज उसका बेटा अब्बास अंसारी भी जेल में बंद है, लेकिन वो भी विधायक है और उसका भाई अफजल अंसारी को भी 29 अप्रैल को ही जेल भेजा गया है और कोर्ट ने उसे गैंगस्टर एक्ट में एक मामले में 4 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उसकी सदस्यता रद्द हुई है। अफजल अंसारी भी बीएसपी का ही सांसद है, लेकिन आज ही कोर्ट के फैसले के बाद उसकी सदस्यता, संसद की सदस्यता रद्द हुई है और इस मामले में अदालत ने मुख्तार अंसारी को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसलिए आज हम ये सवाल आपसे कर रहे हैं कि क्या अतीक अहमद के बाद अगला नंबर मुख्तार अंसारी का ही है, क्योंकि यूपी में बच्चा बच्चा यही सवाल पूछ रहा है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की कहानी में और भी कई समानताएं हैं, दोनों एक जैसे हैं।
दोनों पहले माफिया बने और फिर नेता बने। दोनों के भाई उनके अपराधों में पूरी तरह शामिल रहे। जैसे अतीक अहमद का भाई अशरफ अहमद पूर्व विधायक था और अतीक अहमद के इशारों पर लोगों का दमन करता था, अत्याचार करता था। वैसे ही मुख्तार अंसारी का भाई भी जो अब जेल में है, वो भी अब पूर्व सांसद बन गया है। अतीक अहमद के 2 बेटे जेल में हैं, मुख्तार अंसारी का भी 1 बेटा जेल में है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी उसके अपराधों में शामिल थी और फरार है। इसी तरह मुख्तार अंसारी की पत्नी भी उसके अपराधों में बराबरी से शामिल रही और वो भी अब फरार है। एक और बात, जिस तरह अतीक अहमद अपनी हत्या से पहले खुद को साबरमती जेल से प्रयागराज की जेल लाने पर डरा हुआ था, वैसे ही मुख्तार अंसारी को अप्रैल 2021 में जब पंजाब से यूपी की जेल में शिफ्ट किया गया, तब उसने भी काफी नाटक किया था। वो भी यही कहता था कि मुझे यूपी में मत ले जाइए, मुझे मार डालेंगे। अतीक अहमद भी यही चाहता था कि वो उत्तर प्रदेश की जेल में ना रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। जब मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में था, तब वो व्हील चेयर का सहारा लेता था, व्हील चेयर पर चलता था, कहता था उसके पैरों में तकलीफ है, वो चल नहीं सकता। वीआईपी ट्रीटमेंट उसे मिलता था। अदालत में जब पेश करते थे उसे, तो इस तरह नवाबों की तरह बैठकर वो व्हील चेयर पर जाया करता था। तस्वीरें आप देख लीजिए, चारों तरफ पुलिस होती थी और पुलिस पूरा सहयोग करती थी मुख्तार अंसारी के साथ, आप खुद देख लीजिए। और मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में ऐश कर रहा था, उसे किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। पुलिस भी कोऑपरेट कर रही थी, पंजाब की सरकार भी कोऑपरेट कर रही थी, कोई किसी प्रकार का डर नहीं था। और यह आदमी जेल से बहुत आराम से अपना गैंग चला रहा था। आप सोचिए इसके ठाठ बाट कि चलने तक के लिए भी ये जहमत नहीं उठाता था, व्हील चेयर पर रहता था। लेकिन जब उसे उत्तर प्रदेश की बांदा जेल लाया गया पंजाब से, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कुछ ऐसा किया कि वो अपने आप अपने पैरों पर चलने लगा। अब देखिए, वही आदमी जो पंजाब में व्हील चेयर पर चलता था, उत्तर प्रदेश पहुंचते ही कैसे उसके पैर ठीक हो गए, कैसे वो अब बिल्कुल ठीक ठाक होकर अपने दोनों पैरों पर चल रहा है। यह फर्क है पंजाब की जेल में और उत्तर प्रदेश की जेल में। यह फर्क है पंजाब की पुलिस में और उत्तर प्रदेश की पुलिस में। अब आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने इसी साल कहा था कि वो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और उसके इसी बयान के बाद से चाहे वो अतीक अहमद हो और चाहे मुख्तार अंसारी हो, सबको ये डर सताने लगा था कि अब वो मिट्टी में जरूर मिलेंगे, उनका मिट्टी में मिलना तय है। अब अतीक अहमद तो जा चुके हैं, इसलिए मुख्तार अंसार डरे हुए हैं इस बयान से कि हो सकता है कि अगला नंबर उसी का हो। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहती है इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, तकलीफ में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी को भी दूर कर। तो योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, तो उनका ये बयान जो है अब आजकल हर बड़े अपराधी के कानों में गूंज रहा है। और इस समय उनका ये बयान मुख्तार अंसारी के कानों में भी जरूर गूंज रहा होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो सवाल जरूर आपके दिमाग में, आपके जहन में मैं छोड़कर जाना चाहता हूं कि जब अतीक अहमद जैसा बड़ा अपराधी राजनीतिक संरक्षण पाता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है, विधानसभा में बैठता है, फिर उसके बाद संसद में बैठता है, इसी तरह मुख्तार अंसारी जैसा अपराधी जब विधायक बनता है, जब उसका भाई संसद का सदस्य बनता है, लोकतंत्र के मंदिर में जाकर बैठता है, तब आपको क्या लगता है? लोकतंत्र की हत्या उस दिन हुई थी या लोकतंत्र की हत्या अब हो रही है? अदालतों को उस दिन बंद हो जाना चाहिए था या अदालतों को आज बंद हो जाना चाहिए? भारत का संविधान उस समय खतरे में आया था या भारत का संविधान आज खतरे में आया है? ये बात आपको जरूर सोचनी चाहिए। और जिस दिन इस तरह के लोगों को टिकट मिलता है, देश की जनता इन्हें जिता भी देती है, ये विधानसभा में और भारत की संसद में बैठने लगते हैं, हमें लगता है भारत का लोकतंत्र तो उसी दिन हार जाता है।
अब हमारा अगला विश्लेषण उत्तराखंड की उन अवैध मजारों के बारे में है जिन पर हमने आपको कुछ दिन पहले एक विस्तृत विश्लेषण दिखाया था। हमने एक सीरीज आपके सामने पेश की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे उत्तराखंड में बड़ी संख्या में अवैध मजारों ने बहुत बड़ी संख्या में जमीनों को घेरा हुआ है अवैध रूप से। और हमारी रिपोर्ट के बाद अब उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके बनाई गई इन अवैध मजारों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। हरिद्वार में आज अवैध मजारों के खिलाफ एक विशेष अभियान की शुरुआत हुई है और जिस सरकारी जमीन पर यह मजारें बनाई गई थीं वो सिंचाई विभाग की जमीन थी और इस जमीन पर सिंचाई विभाग का एक पुराना भवन था जिसकी हालत काफी जर्जर हो चुकी थी। लेकिन इसका फायदा उठाकर कुछ लोगों ने यहां पर 2 मजारें बना ली और इसके बाद बहुत से लोग इन मजारों पर पहुंचने लगे, फिर यहां पर भीड़ जुटने लगी और फिर ये कब्जा पक्का हो गया। लेकिन आज जिला प्रशासन की एक टीम ने इस स्थान पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से बात की और इसके बाद इन लोगों ने मजार में रखी गई चीजों को खुद ही वहां से हटा लिया और फिर बुलडोजर से इन मजारों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। हालांकि अब सरकार ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी इस मामले पर सफाई मांगी है कि उन्होंने इस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने कैसे दिया। आपको याद होगा पिछले महीने 6 और 7 अप्रैल को हमने इसी शो में ब्लैक एंड व्हाइट में अवैध मजारों पर आपको एक विश्लेषण दिखाया था और उस समय हमारा यह विश्लेषण बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया था। लेकिन आज ये सरकारी कार्रवाई हमारी मुहिम का एक बहुत बड़ा असर है और उसकी एक बहुत बड़ी सफलता है। जो गवर्नमेंट की धार्मिक पॉलिसी है कि धार्मिक स्ट्रक्चर को आप किस तरह से रिमूव करेंगे और अगर कोई इलीगल रूप से ऐसी जगह पे एस्टेब्लिश कर दिया गया है जो कि सार्वजनिक प्लेस है तो उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। ब्लैक एंड व्हाइट में जब हम आपको कोई खबर दिखाते हैं, विश्लेषण दिखाते हैं तो सिर्फ हमारा मकसद आपको एक खबर दिखाने का नहीं होता, आपको जागरूक करने का भी होता है। जब हमने आपको ये मजार वाली खबर बताई तब भी हमने आपको जागरूक किया था और हमने आपको कहा था कि अगर आपके आसपास भी सरकारी जमीनों पर इस तरह का कोई अतिक्रमण हो रहा है, चाहे किसी भी धर्म के लोग कर रहे हों, चाहे कोई और भी कर रहा हो, जरूरी नहीं कि उस पर अवैध मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई मजार हो, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आपको सरकारी जमीन के अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए क्योंकि सरकारी जमीन का मतलब है आपकी जमीन। अब हम आपको एक नई सीरीज दिखाते हैं अपनी, जिसका नाम हमने रखा है लाइफ इन अ मेट्रो। मेट्रो रेल हमारे देश के बहुत बड़े बड़े जो शहर हैं उनकी लाइफ लाइन है। आप में से भी लाखों करोड़ों लोग मेट्रो में सफर करते होंगे, लेकिन मेट्रो में आजकल अश्लील हरकतों के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अब ये रोमांस और रील्स का अड्डा बनती जा रही हैं और अश्लीलता की इन घटनाओं को देखकर आप में से बहुत सारे लोगों को जब आप मेट्रो में यात्रा करते हैं तो कई बार आपको बड़ा असहज होना पड़ता होगा, कई बार अपनी आंखें बंद कर लेनी पड़ती होंगी, कई बार आपके सामने कुछ हो रहा है तो आप सोचते होंगे कि कहीं और देखना शुरू कर देते हैं, कई बार आप अपने मोबाइल में फ़ोन में देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप जानते सब हैं और आपको बड़ा बुरा लगता होगा कि शालीनता की बजाय इस समय मेट्रो में कैसे अश्लीलता की हरकतें बढ़ रही हैं। लेकिन आज हम आपके लिए देश की मेट्रो लाइन की इस नई समस्या का एक बहुत ही खास और पारिवारिक विश्लेषण लेकर आए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि दिल्ली मेट्रो का इस तरह से इस्तेमाल आजकल क्यों हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर शिकायतें हमें दिल्ली मेट्रो से आ रही हैं। तो सबसे पहले हम दिल्ली मेट्रो की ही बात करते हैं, लेकिन आप देश के किसी भी बड़े मेट्रो शहर में रहते हैं और अगर वहां आप मेट्रो ट्रेन में चलते हैं तो हो सकता है आपने भी इस तरह की समस्याओं का सामना जरूर किया होगा। दिल्ली मेट्रो की पहचान एक वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सर्विस के रूप में है जो कम से कम किराए में शानदार सफर का अनुभव देती है। आपके यातायात के लिए इसे बनाया गया था, सहूलियत के लिए बनाया था, इसलिए मेट्रो को दिल्ली की शान भी कहा जाता है। लेकिन आजकल आपने सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो के ऐसे बहुत सारे वीडियोस अब तक जरूर देख लिए होंगे जिनमें कुछ लोग दिल्ली मेट्रो के अंदर अश्लील हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं और इन घटनाओं से मेट्रो में सफर करने वाले जो बाकी यात्री हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये सब देखा होगा, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा होगा और आप जब मेट्रो में सफर करते हैं तो ये सब आपके सामने होता होगा, लेकिन आप असहाय हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। इस वीडियो में एक युवक दिल्ली मेट्रो में आपत्तिजनक व्यवहार करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी हो रही है।
लोग दिल्ली मेट्रो में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब का है, किस जगह का है, इसके बारे में साफ साफ तौर पर किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया से इस घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने खुद ही संज्ञान लिया और इस मामले में आईपीसी की धारा 294 के तहत एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। और इस धारा के तहत केस तब दर्ज होता है जब कोई भी व्यक्ति अश्लील हरकतों में शामिल पाया जाता है किसी सार्वजनिक जगह पर। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने ऐसी घटनाओं को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति को इस घटना के बारे में कोई जानकारी है तो वो इस बारे में सूचना दे सकता है। हम दिल्ली पुलिस की मदद करना चाहते हैं, मेट्रो में सफर करने वाले जो करोड़ों लोग हैं उनकी मदद करना चाहते हैं। ये वो नंबर है। अगर आपको भी इस तरह की जो अश्लील घटना है जो अभी हमने आपको दिखाई उसके बारे में कोई जानकारी है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग की तरफ से भी इस मामले में दिल्ली मेट्रो और दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में अब तक की कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी गई है। बड़ी बात यह है कि इस घटना के तुरंत बाद दिल्ली मेट्रो में एक और वीडियो रिकॉर्ड किया गया और इसमें भी एक युवा कपल है, वो अश्लील हरकतें करते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहां बात सिर्फ इन वीडियोस की नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों ऐसे वीडियोस सामने आ चुके हैं जिनसे पता चलता है कि दिल्ली मेट्रो रील्स और रोमांस का अड्डा बन गई है और लोगों ने मेट्रो के कोच को ही अपना बेडरूम समझ लिया है। बड़ी बात यह है कि ये मेट्रो का कोच है, ये यातायात के लिए बना है, ये एक सार्वजनिक जगह है, ये लोगों की सहूलियत के लिए बनी है, ये आपका बेडरूम नहीं है। दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है और इसमें हर रोज करीब 50 लाख लोग सफर करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली मेट्रो की कुल 300 ट्रेनों का 12 अलग अलग रूट्स पर संचालन होता है और ये 390 किलोमीटर के क्षेत्र में 280 स्टेशन को कवर करती है। लेकिन अब मेट्रो को लोगों ने अपना एक तरह से बेडरूम बनाकर छोड़ दिया है और ये गंदी बातें मेट्रो में अब आम बात बन चुकी हैं और लोग अगर किसी कपल को मेट्रो में ऐसा कुछ करते हुए देखते हैं तो वो ऐसे रेट करते हैं जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। जैसा मैंने आपको कहा, लोग सब देखकर अनजान बन जाते हैं। कुछ लोग खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगते हैं, कुछ लोग अपने मोबाइल फोन में कुछ देखने लगते हैं, कुछ लोग नीचे की तरफ अपनी नजरें झुका लेते हैं, लेकिन कोई इन्हें कहता कुछ भी नहीं है। तो हमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश के लोगों ने, खास तौर पर दिल्ली के लोगों ने हमें ये कहा कि आप ये वाला मुद्दा उठाइए जो हम आपको आज उठा रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि हमें बहुत परेशानी हो रही है और इसे एक सामाजिक समस्या के तौर पर देश के लोगों के सामने पेश करना चाहिए, उठाना चाहिए। और इसीलिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप भी परेशान हैं इस तरह की हरकतों से तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप जरूर मैसेज कीजिए। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो जरूर दीजिए। आज आप खुद सोचिए, किसी भी सभ्य समाज में जहां हर उम्र के लोग दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं वहां सार्वजनिक तौर पर इस तरह की हरकतों को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। इन तस्वीरों को लेकर आज देश के युवाओं से हम दो बातें कहना चाहते हैं। पहली बात यह कि उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा कहां तक है, अभिव्यक्ति की आजादी या किसी भी तरह की आजादी की लक्ष्मण रेखा कहां है, एक सामाजिक लक्ष्मण रेखा कहां है। दूसरी बात यह कि अगर आप बालिग हो चुके हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे युवाओं को जब टोका जाता है तो वो जानते हैं क्या कहते हैं। वो कहते हैं मैं बालिग हूं, मैं 18 साल से ऊपर का हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं। दिल्ली मेट्रो ने भी कहा है कि ऐसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 28 अप्रैल को दिल्ली मेट्रो की तरफ से ऐसी घटनाओं को लेकर 2 ट्वीट्स किए गए जिनमें लोगों से मेट्रो यात्रा करते समय जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करने की अपील की गई है और कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अन्य यात्रियों का कोई आपत्तिजनक व्यवहार देखने को मिलता है तो वो डीएमआरसी की हेल्पलाइन को इसकी सूचना जरूर दे। और इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस तरह के मामलों की निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और सुरक्षा कर्मियों की संख्या को भी बढ़ाने की बात कही है। इसके साथ ही अब मेट्रो के अंदर किसी भी तरह का गलत व्यवहार करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आप खुद देखिए कि मेट्रो में हो रही इस तरह की अश्लील घटनाओं पर लोगों का, यात्रियों का क्या कहना है।
ऑकवर्ड फील होता है, अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी मम्मी पापा के साथ होती हूँ तो उनको देख के लगता है कि नहीं यार, बस मेट्रो में ट्रैवल करना सेफ नहीं है, तो मैं बस से ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया है। कभी कभी पैदल चली जाती हूँ, तो मेट्रो आई डोंट थिंक सो इज सेफ फॉर अस, स्पेशली फॉर गर्ल्स। भाई साहब, आजकल के लड़के इतने गंदगी फैला रखी है, मेट्रो हो बस हो हर जगह, कहने लेडीज को निकलना मुश्किल कर दिया है, और हमारी सरकार या प्रशासन इस चीज पर ध्यान नहीं देता। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हमारे समाज पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। ये सोसाइटी को इसके लिए गंभीरता से लेना चाहिए इस चीज को। वो जो एक्ट कर रहा था वो वाकई में बहुत ही इंडिसेंट था, और ये पब्लिक प्लेस है, लोग अपने सिस्टर के साथ, अपनी वाइफ के साथ या छोटे बच्चों के साथ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लोग कॉन्शियस रहते हैं और खुद को नहीं लगता कि हम ये किस जगह में हैं। दिल्ली जैसे इतना हाई सिटी में ये सब एक्ट बहुत ही बेकार है। जो चीज़ गलत है जो गलत है, और पब्लिक प्लेस में तुम वो काम कर रहे हो जो तुम्हारी वजह से सामने को भी गलत लग रहा है ना। जो अब उधर कैसे फैमिली बैठी है, कितने लेडीज बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, तो वो चीज़ उनके दिमाग में जो जाएगा फिर सोचेंगे फिर ये सब क्या है। पब्लिक प्लेस पे ये करना अच्छा नहीं है। बाकी लोग को इफेक्ट पड़ता है, बच्चे लोग को इफेक्ट पड़ता है, या फैमिली रहती है उसको भी इफेक्ट पड़ता है। तो आज ये जो विश्लेषण हमने आपके लिए किया है वो इसलिए किया है कि आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी शहर के मेट्रो में सफ़र करते हैं या रेल में सफ़र करते हैं, और अगर आपके सामने इस तरह की कोई घटना हो रही है तो आपको चुप नहीं रहना है, नज़र फेर नहीं लेनी है, चुपचाप खिड़की से बाहर देखना शुरू नहीं कर देना है, चुपचाप अपने मोबाइल में नज़रें गाड़ नहीं लेनी है। आपको रिएक्ट करना चाहिए, आपको इसके खिलाफ बोलना चाहिए। सबसे पहले उन लोगों को बताना चाहिए कि उन्हें ऐसा नहीं करना है, और अगर वो ना माने तो आज हमने आपको हेल्पलाइन नंबर दिया है, आपको और भी आपके लिए लीगल ऑप्शंस हमने बताए हैं कि आप कहां कहां शिकायत कर सकते हैं। ये जो तमाम मेट्रो हैं अलग अलग बड़े शहरों में शुरू की गई हैं, ये लोगों के यातायात के लिए शुरू की गई थी, ये आपकी सहूलियत के लिए शुरू की गई थी, ये समाज के लिए शुरू की गई थी, और इसमें छोटे बच्चे भी जाते हैं, परिवार भी जाते हैं, युवा भी जाते हैं। लेकिन खास तौर पर जो युवा इस तरह की आज़ादी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें एक सख्त संदेश देने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए ये नंबर बार बार हम फ्लैश कर रहे हैं आपके लिए कि इसके बाद जब भविष्य में कभी आप इस तरह की कोई घटनाएं देखें तो आप चुप मत रहिए, बल्कि अपनी आवाज़ उठाइए, और आपकी जो मेट्रो है वो साफ सुथरी रहे, उसमें लक्ष्मण रेखा का, सामाजिक लक्ष्मण रेखा का पालन होता रहे। ये आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सरकार की है, जितनी पुलिस की है या मेट्रो में प्रशासन की है। अब आज का तीसरा विश्लेषण जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड कर्नाटक के चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में समान नागरिक संहिता का आज ऐलान कर दिया है, और राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा, हिजाब और मुस्लिम रिजर्वेशन, ये तीनों चीजें मिलकर बीजेपी को हो सकता है चुनाव में एक बहुत फायदा पहुंचाए। कर्नाटक चुनाव में बड़ी संख्या में हिंदू वोट बीजेपी के साथ जा सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी ने आज बता दिया। हिजाब का मामला विवाद पहले से ही चल रहा है, और बीजेपी ने कैसे मुस्लिम रिजर्वेशन को बंद किया वो भी आप देख चुके हैं। हिजाब का मुद्दा पहले ही कर्नाटक में बहुत गर्मा चुका है। जब बीजेपी ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म किया तब उसे भी जो है एक चुनावी दांवपेच के रूप में देखा गया। अब साफ है चुनाव में हिंदू वोटों का या कुल मिलाकर जो राजनीति है उसका पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण सीधा बीजेपी के पक्ष में हो सकता है। और कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी उत्तराखंड, गुजरात, इस तरह के जो राज्य हैं जहां पर उनकी सरकारें हैं, वहां भी समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों से वादा कर चुकी है कि हम इन राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। बीजेपी अपनी शुरुआत से ही जिन जो कोर इश्यूज थे जिन्हें लेकर वो आगे बढ़ी है, उनमें यह मुद्दा भी है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का। आपको याद होगा बीजेपी ने अपने वादों में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना और फिर उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये 3 वादे किए थे, जिसमें से राम मंदिर अब बन रहा है, वो वादा पूरा हो गया। आर्टिकल 370 हटने के बाद अब पूरा मुद्दा सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही रह गया था। एक के बाद एक कई राज्यों में ऐलान के बाद अब सवाल यह है कि सरकार क्या लोकसभा चुनाव से पहले देश में समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी कर रही है। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि इसे लेकर
केंद्र सरकार में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, प्लानिंग चल रही है, योजना चल रही है और जल्द ही संसद में हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई नया बिल भी आ सकता है। और मैंने खुद इस हफ्ते देश के गृह मंत्री अमित शाह से यह सवाल पूछा और देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू से भी यही सवाल पूछा और दोनों ने क्या कहा आप देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अमित जी बहुत चर्चा हो रही है अचानक से। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार कुछ नए सिरे से विचार कर रही है? बिल आएगा अगले लोकसभा सत्र में? यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ये संविधान सभा का मत है, संविधान का हिस्सा है। जब भी उचित समय आए देश के विधानमंडल और देश की संसद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार करना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमारी संविधान सभा में ये संविधान के अंदर लिखा है। बहुत समय से नहीं हो सकती थी। देश की कई हाई कोर्ट्स ने, देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी देश के विधानमंडल और देश की संसद को कहा है कि इस पर विचार करना चाहिए। उत्तराखंड, गुजरात और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों ने इस पर कमेटी बनाने का फैसला किया है। कमेटी अपना काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है, हमारा चुनावी एजेंडा भी है, घोषणा पत्र का हिस्सा हमेशा से रहा है, इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। परंतु हम चाहते हैं इस पर व्यापक बहस हो, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसमें राय महत्वपूर्ण है। तो एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान जज साहिबा की अध्यक्षता में बनी है। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उत्तराखंड सरकार इस पर चर्चा करेगी या तो कानून बनाएगी। उसके बाद में जो बहस होगी उसके बाद में हम सोचेंगे आगे। जो संविधान में जो प्रावधान है अनुच्छेद 44, उसमें क्लियरली लिखा है कि स्टेट को एंडेवर करना चाहिए, लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। ये संविधान में कहा गया है। उसके तहत जो भी करना है वो तो करना है। भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होकर के सरकार में आए हैं। जो देश के लिए सही है वो तो कदम उठाएंगे। और ये विषय ऐसे कि मैं अभी आपके साथ बात करके घोषणा नहीं कर सकता हूँ, ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ। बिना आपकी पोजीशन को खराब किए और आपको विवादों में डाले, क्या हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और उस पर काम शुरू हो चुका है? आप लोगों को मालूम है हमारे सरकार का मंशा क्या है और सरकार क्या चाहते हैं और देश के लोग क्या चाहते हैं, तो उतना ही मैं कह सकता हूं। तो उसमें जो भी काम करना होगा वो तो समय पे तो होगा ही। सही समय क्या है? 2024 के चुनाव से पहले? तो आप ऐसे पूछेंगे तो वो तो फिर घोषणा ही हो जाएगा। ऐसा बात हम नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सभी लोगों को बगैर किसी क्षेत्र या धार्मिक भेदभाव के एक ही नागरिक कानून के अंतर्गत लाना। ना क्षेत्र के आधार पर भेदभाव होगा, ना धर्म के आधार पर होगा, ना किसी और आधार पर होगा, यानी सबके लिए समान कानून होगा। और इसकी सबसे ज्यादा चर्चा पर्सनल लॉज के मामले में होती है, जहां शादी और तलाक जैसे मामले होते हैं। और यहीं पर सबसे ज्यादा समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि दूसरे धर्म खासतौर पर मुस्लिमों के जो पर्सनल लॉज अलग हैं और वो इसी के मुताबिक चलते हैं, अपने पर्सनल लॉज के मुताबिक। उदाहरण के तौर पर भारत में हिंदुओं में कानूनन 18 साल में लड़की की शादी की अनुमति कानून देता है, जबकि इस्लाम में लड़की का निकाह 15 साल की उम्र में भी किया जा सकता है। यानी ये 2 अलग अलग कानून हैं। भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता एक ऐसा विषय है जो कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची के तहत आता है। समवर्ती सूची वो होती है जिसके अंतर्गत आने वाले विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई गतिरोध पैदा होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य रहेगा। उत्तराखंड और गुजरात की सरकारों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानून बनाने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश जैसे जो दूसरे बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें भी चर्चा शुरू हो गई है। देश में गोवा अकेला ऐसा राज्य है जहां खुद का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वहां इसे गोवा फैमिली लॉ के नाम से जाना जाता है। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक लागू ना हो पाने की वजह जानने के लिए हमें 1850 से पहले के उस दौर को भी जानना होगा जब अंग्रेज भारत में अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे। अक्टूबर 1840 में एक रिपोर्ट ने
अपराध, सबूत और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े भारतीय कानूनों में यूनिफॉर्मिटी की जरूरत पर तो जोर दिया, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉज को ऐसे किसी भी दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया। हमें यह भी समझना होगा कि हिंदू और मुस्लिम कानून में विभाजन का फैसला अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक हिस्सा था। भारत आजाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके समर्थक और संसद की महिला सदस्य चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। तब कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बिल की एक डिटेल प्रेजेंटेशन करने के लिए इंचार्ज बनाए गए। अंबेडकर खुद मानते थे कि भारतीय समाज में बदलाव यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही लाया जा सकता है। नेहरू दबे मन से हमेशा इस बिल की वकालत तो करते थे, लेकिन उन्हें एक खास समुदाय के नाराज होने का डर था, इसलिए वो चुप रहे और यूनिफॉर्म सिविल कोड ना तो लागू कर सके और ना ही आगे की सरकारें इसे लागू करने की हिम्मत इसके बाद कभी जुटा सकी। तो यहां आज बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है, या फिर मोदी सरकार क्या इसके बारे में कोई ऐलान लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर सकती है। और अगर मोदी सरकार ने यह कर दिया तो जो 3 बड़े वादे थे मोदी सरकार के, बीजेपी के, वो तीनों वादे पूरे हो जाएंगे। राम मंदिर का, आर्टिकल 370 का और यूनिफॉर्म सिविल कोड का। कर्नाटक चुनाव में घोषणा पत्र जो आज जारी किया गया है उसमें वादे करने में भी कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त दौड़, एक रेस दिख रही है। बीजेपी ने मुफ्त में 3 गैस सिलेंडर, गरीब परिवारों को आधा लीटर दूध, 5 किलो फ्री राशन और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। इससे पहले कांग्रेस ने मुफ्त वादों का एक पिटारा खोल दिया था। उन्होंने 200 यूनिट तक फ्री बिजली, परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए, हर ग्रेजुएट को 3000 रुपए, बस और ट्रेन में महिलाओं को फ्री यात्रा, गरीब परिवार को हर महीने 10 किलो चावल वगैरह देने का वादा कांग्रेस ने किया है। तो अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पहले से ही मुफ्त के जो वादे हैं उस रास्ते पर चल चुकी है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से बहुत प्रेरणा ली है। जो काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया और पंजाब में किया, अब वही काम कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में कर रही है। अब देखना है कि लोगों को क्या समझ में आता है। लोग विचारधारा के लिए जाएंगे या फिर लोग मुफ्त की चीजों के लिए वोट डालेंगे। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और मनुष्य जिंदगी भर कितना भी धन के पीछे क्यों ना भाग ले, मृत्यु के बाद शोक संदेश में निधन ही लिखा जाता है। नमस्कार।